Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब आप आती है रशिया यूक्रेन की बात आ रही थी। बहुत ही इसने स्ट्रेटेजिकली अपने कार्ड खेले कि कहीं ना कहीं वो इतना नजदीक भी नहीं गया रूस के कि भाई उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाए, मगर फिर भी वो रूस के साथ खड़ा हुआ था। अगर आप देखें अभी जो लड़ाई हुई थी इजराइल और ईरान में, ईरान के साथ अगर कोई मजबूती से खड़ा तो वो चीन था, और कहीं ना कहीं डर चीन का सबको है। तो सी जिनपिंग एक मिस्टीरियस है, सी जिनपिंग एक ऐसे लीडर हैं इनको समझना मुश्किल है। चीन के अंदर जो होता है वो दिखता कुछ है, होता कुछ और है। तो ये शायद हम उसको ये सोचना कि भाई कुछ ऐसा हो गया कि सी जिनपिंग के अब पावर कम होगी, वो बदलने वाला है, शायद हम जल्दबाजी करें। दो बातें और मैं बताऊंगा। अब जब आप देखें कि इसने बार क्या किया, देखो बेल्ट रोड इनिशिएटिव आप कितना ही कहें, बेल्ट रोड इनिशिएटिव $3 ट्रिलियन का इसने जाल बिछा दिया सड़कों का, अफ्रीकन कंट्री में भी, कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में भी। और ये दूसरा, इसका एक चीज देखें, आप भारत की बात करते थे तो देखो भारत से इसने क्या किया है, भारत को चारों तरफ से कैसे घेरा है इसने। कोको आइलैंड और कुआकप्पू म्यांमार के अंदर, चिटागोंग बांग्लादेश के अंदर, और आपका हमनटोटा श्रीलंका में, और उसके बाद जिबूटी ईस्ट अफ्रीका में, ग्वादर पाकिस्तान में, चारों तरफ से इसने घेर लिया है। भारत को अगर कोई निचोड़ रहा है, आप देखें कि अप्रैल मई 2020 में ठीक है, भारत ने भी सर ऐलान तो कर दिया है ना कि हमारा सबसे बड़ा नंबर 1 दुश्मन अगर कोई है तो वो चीन ही है। और अब क्योंकि सर वक्त की कमी है, अब कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को हम आ जाते हैं कि भाई शी जिनपिंग गायब हैं, क्यों सत्ता से, क्या दिक्कत है, हमने जान लिया उनके घर में क्या हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है वो हमारे पड़ोसी भी हैं, और अच्छे पड़ोसी नहीं है, बुली करने वाले पड़ोसी हैं। तो ऐसे हालात में अगर शी जिनपिंग का तख्ता पलट होता है अंशु जी, तो हिंदुस्तान के लिए क्या होगा, कैसा होगा? नया शासक आएगा, वो और ज्यादा बुली करेगा क्या हमें कि भाई अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने लोगों में पॉपुलैरिटी के लिए, या फिर इनसे तो बेहतर ही होगा जो ये थे? नहीं, आप चीन को देखिए, चीन एक फिर कहूंगी कम्युनिस्ट रिजीम है, और जो कुछ चलाती है सत्ता वो कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है। तो जो जनरल सेक्रेटरी चुना जाएगा वो राष्ट्रपति चुना जाएगा, और हो सकता है कि वो शी से भी कट्टर चेहरा आ जाए। तो हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि चीन में किस प्रकार का अनरेस्ट है, लोग खुश नहीं है, लोगों को घर नहीं मिल पा रहे। वहां पर जो बिल्डर्स थे वो अपना कंस्ट्रक्शन काम छोड़ छोड़ के भाग गए क्योंकि पैसे ही नहीं है। लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बहुत खराब है, इन्फ्लेशन बिल्कुल अपने पीक पर है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर नेशनल आइडेंटिटी तो वो सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। आप देखिए वहां उइगर मुस्लिम्स के साथ किस प्रकार का बर्ताव हो रहा है, लेकिन जब बाहर ले जाने की बात आती है तो वो बिल्कुल एक ऐसा मटका है जिस पर ढक्कन लगा हुआ है। तो चाहे वहां की मीडिया हो, चाहे वहां के लोग हो, वो बहुत कंट्रोल्ड वे में अपनी बात शासन के हिसाब से, शासन से अलाइन करके बाहर लेकर के जाते हैं। तो मैं एक तरह से कहूंगी कि जो भारत के प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उससे हम चीन को कंपेयर ना करें। तो हो सकता है कि जो अगला लीडर आए वो शी से भी कट्टर कम्युनिस्ट लीडर हो, और हो सकता है कि वो और ज्यादा फियर्स और ज्यादा अग्रेसिव हो, क्योंकि उसने वो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि शी ने अपनी इस अग्रेसिव पॉलिसी को ही एग्जीक्यूट कर करके अमेरिका को भी कंटेन कर रखा है। आप देखिए 4-4 देश क्वाड बना करके उसके आसपास खड़े हुए हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक में भी उसने अपनी एक पकड़ बनाई हुई है, हिंद महासागर में भी पकड़ बनाई हुई है, बीआरआई को भी आगे लेके जा रहा है। लैटिन अमेरिका की सारी लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज जो हैं तीनों, वहां इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। ब्राजील भी जब चुनने की बारी आती है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहां इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है चीन का। रशिया यूक्रेन युद्ध में आपको याद होगा किस तरह से ब्राजील ने अपने निर्णय का यू टर्न लिया था चीन के कहने पर। पहले यूक्रेन के सपोर्ट में था ब्राजील, लेकिन फिर शी ने बात की और फिर उसके बाद हमने यूक्रेन को यू टर्न लेते हुए देखा। मैं कहूंगी अच्छा है कोई प्रजातांत्रिक व्यक्ति चीन की बागडोर संभाले और भारत के साथ फिर संवाद की शुरुआत करे, क्योंकि जिस प्रकार की अभी वस्तुतः स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं शी का जो नेचर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक बिंदु और बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के माध्यम से शी लंबे समय से भारत पर एक प्रकार का टेस्ट कर रहे हैं अपना। अभी जो ये पूरा हमारे ऊपर पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद की जो सिचुएशन बनी है उसमें सारा लॉजिस्टिकल सपोर्ट और ड्रोन्स थे वो तुर्की ने और चीन ने पाकिस्तान को दिए। जी, हिंदुस्तान ने साफ कह दिया है, बहल सर स्टेटमेंट कल आई थी कि भाई हम तो 3 फ्रंट वॉर, मतलब चीन भी था, तुर्की भी था, पाकिस्तान भी था। चीन के हथियारों का क्या हश्र हुआ है, चीन के इंटेल इनपुट का क्या हश्र हुआ है, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से देख लिया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पेनाज। अभी जो कल का भी ब्रीफिंग हुई है उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है चीन ने, चाहे वो किया है सैटेलाइट की इंटेलिजेंस के बारे में, टारगेटिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, चाहे उनके जो जहाज हैं जैसे कि JF-17 या J-10 उन पे
PL-15 मिसाइल, उसकी इंटीग्रेशन करना, हर मामले से उनको सपोर्ट किया गया। दूसरी तरफ से तुर्की ने भी 350 ड्रोन्स दिए उनको, और वो ड्रोन्स भी ऐसे थे, ये एक तो शॉर्ट रेंज के, दूसरे सैकड़ों किलोमीटर रेंज के, यानी कि यीहा ड्रोन्स और सोंगर ड्रोन्स, और TB2 तो पहले से ही उनके पास थे। और उन ड्रोन्स को देने के बाद उन्होंने देखा कि वो ड्रोन्स ने ना कि जो चीन के अपने भी सिस्टम्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स, वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं किए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स उनसे कहीं बेहतर थे।